बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स तक बात कर चुके हैं और इससे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपनी बात एक डेफिनेशन से शुरू करेंगे क्योंकि इस डेफिनेशन ने आज वाले लॉन्ग क्वेश्चन में यूज़ होना है। आपको बताया जा रहा है कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में। तो ये आपको जो स्क्रीन के ऊपर या बोर्ड के ऊपर दिखाई जा रही है डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स की, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसको आगे हमने यूज़ करना है। व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स? स्टूडेंट्स, इसको डिफ़ाइन इस तरह किया जाता है कि वो फोर्स जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, यानी आप उस पाथ को कोई भी ले लें, पाथ पे डिपेंड ना करे बल्कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उस पे डिपेंड करे। तो ऐसी फोर्स जिसका वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। या इसको डिफ़ाइन एक और तरह से भी किया जाता है कि ऐसी फोर्स जिसका वर्क क्लोज पाथ में ज़ीरो हो। और आप जानते हैं जब क्लोज पाथ आता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है एंड टोटल मैकेनिकल वर्क ज़ीरो हो जाता है। वो फोर्स जिसका वर्क क्लोज पाथ में ज़ीरो हो जाए उसको भी कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो मैं ये डेफिनेशंस बोर्ड पे पहले लिखने लगा। द फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। या फिर ये डेफिनेशन है द फोर्स ड्यू टू विच वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ। ठीक है, क्लोज्ड पाथ में वर्क ज़ीरो है या वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट है, ऐसी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ तक एप्लीकेबल होती है, जिस रीजन में अप्लाई होती है, जहाँ तक लग रही होती है, वो उस फोर्स का फील्ड कहलाता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे ऐसा फील्ड, ऐसा रीजन जहाँ तक कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो एक्ट करती है। कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन भी पहले लिख लें। The region or space in which conservative force is applicable is called conservative field। जी स्टूडेंट्स, इसको conservative field कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड और भी हैं, ये बेटा कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि हर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। जैसे ये एक एमसीक्यू है, तो ये बात तो कंप्लीट हो गई। मैं उस एमसीक्यू को ज़रा बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपसे कहा जाए कि जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है क्या ये कंजर्वेटिव है? तो पहले नंबर पे तो जान लें कि फ्रिक्शन की फ़ोर्स हमेशा और नेगेटिव वर्क करेगी, मींस एनर्जी को ज़ाया करेगी। तो अगर आप स्मॉल पाथ यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन कम वर्क करेगी यानी एनर्जी लॉस करेगी। लार्ज पाथ यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा करेगी। तो इट मींस कि उसका वर्क तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है, याद रखिएगा। इसी तरह कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो वर्क ही नहीं करती, जो नॉन वर्किंग है, उनका भी आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम बताया भी था कि हर फोर्स जो है वो वर्किंग नहीं होती और हर फोर्स कंजर्वेटिव भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक एमसीक्यू लिख देता हूँ। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर आप पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने के लिए स्ट्रेट पाथ यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन का रोल कम होगा। अगर आप पॉइंट P से Q तक जाने के लिए ये पाथ यूज़ करते हैं तो दो डिफरेंट पाथ्स में फ्रिक्शन का रोल एक जितना नहीं है। फ्रिक्शन एक जितनी एनर्जी ज़ाया नहीं करेगी। पाथ की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क हमेशा उतना ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है ये हमेशा नॉन कंजर्वेटिव है। स्टूडेंट्स,
लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स शो करें कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। शो दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड। ये स्टेटमेंट ऐसे भी पूछी जा सकती है सिंपल करके, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, अभी डिफाइन किया था। तो हमें सबसे पहले यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड को बताता चलूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं, उसके बाद हम इस एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ज़मीन के गिर्द वो इलाका जहाँ तक ज़मीन मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, वो रीजन ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ तक एक्ट करती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसको इस तरह देख लीजिए, आइडियली हम बता देते हैं कि ज़मीन की शक्ल सफ़ेरिकल है, हालांकि एक्चुअली ज़मीन जियोस्फेरिकल शेप में है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा बताया जाता है। और ज़मीन के गिर्द ये वो रीजन है जहाँ तक ज़मीन मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकती है। अगर कोई बॉडी इसके बाहर पड़ा है तो उस पर ज़मीन का कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। लेकिन जितनी भी चीज़ें इस फील्ड की लिमिट के अंदर रखी जाएंगी, ज़मीन उनको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। बहरहाल ये रीजन, ये जो है, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक बॉडी अगर मूव करता है तो यकीनन वर्क होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब देखेंगे ये वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट मूव करेगा तो यकीनन ये वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होगा तो सही, लेकिन ये वर्क नेगेटिव होगा। तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड और वर्क डन बाय द फील्ड, यकीनन पॉजिटिव और नेगेटिव आप समझ गए होंगे। ये बातें मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और आप ये भी जानते हैं कि वर्क ज़ीरो कब होता है, जब एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स 90 डिग्री हो। ये चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं। पॉइंट ए हमने लिया है ज़मीन की सतह के एन ऊपर, पॉइंट ए, जबकि पॉइंट बी जो है वो ज़मीन की सरफेस से कुछ हाइट पर है और वो हाइट है एच। ये दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने वर्क फाइंड करना है डिफरेंट पाथ्स के अलोंग। तो आइए इसको साथ साथ टेक्सचर भी लिखते हैं। लेट्स कंसीडर एक बॉडी जिसका मैस m था, उसको डिस्प्लेस किया गया पॉइंट A से पॉइंट B तक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब बेटा हमने A से B तक जाते हुए डिफरेंट पाथ्स के अलोंग वर्क कैलकुलेट करना है। तो हम एक पाथ ये ले लेते हैं कि बॉडी पहले A से पॉइंट C तक गया हॉरिजेंटली और फिर C से B तक गया। आप इसको नाम दे देंगे पाथ 1, जो एक स्ट्रेट पाथ है A से C और C से B, यानी दो स्ट्रेट लेंथ्स हैं बेसिकली, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक पॉसिबल पाथ यह है कि आप A से D तक पहले वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करें और फिर D से B तक जाएं। इन दोनों पाथ्स में आप देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हैं। और एक पाथ हम ले लेते हैं इससे ज़रा हट कर, उसका नाम है पाथ 3, जो कर्व पाथ है, ताकि हम अपनी बात जब कर सकें तो हर तरह के पाथ के लिए कर सकें। ये है पाथ 3। इन तीनों पाथ्स में आप चेक करें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो सेम हैं। तो अगर इन तीनों पाथ्स के लॉन्ग वर्क सेम आ गया तो हम अपनी बात को साबित कर सकेंगे। और आपको दिखाया गया है कि पॉइंट B पॉइंट A ज़मीन के सरफेस से h हाइट पर है, जबकि पॉइंट A ज़मीन की लेवल सरफेस के ऊपर है। तो अब हम बच्चों इन डिफरेंट पाथ्स के लॉन्ग वर्क कैलकुलेट करने लगे हैं।
We have to find out work done due to gravitational force along different paths according to figure। जो आपको फिगर में हमने 3 पाथ्स लिए, इन 3 पाथ्स पर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे और देन अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ जिसको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो बेटा ये है कि जो हाइट है वो आपने इतनी लेनी है जहाँ तक ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहे। और आपको ये पहले भी बात बताई है कि सतह समंदर से 2 किलोमीटर और ज़मीन की सरफेस से 1 किलोमीटर तक जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आप हाइट ज़्यादा ले लेंगे इससे तो फिर जी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हमने अपने केस की सिंप्लिसिटी के लिए हाइट इतनी रखनी है जहाँ तक ये फोर्स कांस्टेंट रहे। ये बात आपको स्क्रीन पे दिखा दी गई है। स्टूडेंट्स, पाथ 1 की बात करने लगे हैं। वर्क ए से सी और सी से बी तक, WACB दैट इज़ वर्क डन अलोंग पाथ 1। तो WACB दरअसल किसके इक्वल है? पहले हम वर्क फाइंड करेंगे A से C तक और फिर C से B तक। तो इट मीन्स के A से C का वर्क और फिर C से B का। तो तरतीब से बात करते हैं। नाउ पहले हम बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C। वर्क का आप जानते हैं फार्मूला एक ही है, F.D। लेकिन गौर से देखिए, जब हम A से C तक मूव करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बेटा मुसलसल होती है डाउनवर्ड, mg के इक्वल है, वेट के बराबर है। और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। सो आप जब इस डॉट को ओपन करेंगे, FD cos 90 डिग्री, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर A से C तक। और आप जानते हैं cos 90 क्या होता है? cos 90 होता है 0। इट मीन्स के A से C तक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई वर्क नहीं होगा। अब हम बात करते हैं C से B तक डायग्राम में। बेटा जब आप C से B तक जाएंगे तो आप कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे? जो हाइट के बराबर है। लेकिन आपको इस बात का पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तो मुसलसल डाउनवर्ड एक्ट करती है, mg के बराबर। तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल या ऑपोजिट हैं। आइए इसकी बात करते हैं। अब हम बात करने लगे हैं वर्क फ्रॉम C टू B। तो फार्मूला वर्क का वही है, F.D। ज़रा देखिए इस केस में, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल, और जब एंटी पैरेलल होते हैं तो फिर आप डॉट को जब ओपन करते हैं तो cos 180 डिग्री आता है। और आप जानते हैं सब cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 के। अब हम इस बात को जो शुरू में करते आए हैं, बिकॉज फोर्स की मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, F इज इक्वल टू W, W किसके इक्वल है? mg। क्योंकि आपने बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड से उठाना है तो जाहिर है जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड है उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। वैसे भी हम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बात कर रहे हैं। और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया C से B तक? ये बराबर है हाइट के। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा F की जगह mg और D की जगह h और ये माइनस का साइन, तो ये वर्क आ गया -mg h। सो वर्क डन अलोंग पाथ 1 जो हमने लिखा था A से C और C से B, A से C का वर्क तो 0 आया, प्लस C से B का वर्क कितना आया? -mgh। तो टोटल वर्क आपका आ गया -mgh।
वर्क ए सी बी दैट इज अलोंग पाथ 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 के बाद पाथ 2 का वर्क हम कैलकुलेट करने लगे हैं। स्टेप्स एक जैसे हों तो आपको बार बार स्टेप्स को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आप सिमिलैरिटी की टर्म यूज़ कर सकते हैं। आइए पाथ 2 की बात करते हैं। जब हम पाथ 2 के अलॉन्ग जाएंगे तो ए से डी तक जब मूव करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मुसलसल डाउनवर्ड है, तो ये एंटी पैरेलल होगी। लेकिन जब डी से बी की तरफ मूव करेंगे तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स का एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है इस स्टेप का वर्क सिमिलर टू इसके होगा और इस स्टेप का वर्क सिमिलर टू इसके होगा। आइए अब हम बात करने लगे। नाउ वर्क डन अलोंग पाथ 2 WADB, तो ये किसके इक्वल है? पहले वर्क फ्रॉम A टू D प्लस वर्क फ्रॉम D टू B, दैट इज WADB। अब बच्चों आपको ये तो पता है A से D तक जो वर्क है वो इसी स्टेप के इसी तरह से है जो C से B के अलॉन्ग था, तो वो आपका रिजल्ट -mgh है। लेकिन आप अब इसको अगर इस इक्वेशन के अंदर थोड़ा सॉल्व भी करना चाहें तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। वैसे तो नज़र आ रहा है D से B के अलॉन्ग वर्क 0 होगा। ठीक है, तो अब हम सिमिलरली को यूज़ करते हुए बिकॉज वर्क फ्रॉम A टू D बराबर होगा -mgh। जैसा कि C से B के तरफ -mgh वर्क था वही A से D के होगा, क्योंकि सेम हाइट है, सेम लेवल पर पॉइंट्स हैं। वर्क फ्रॉम D टू B ये क्या होगा? 0। और ये किसके सिमिलरली है? जो वर्क फ्रॉम A टू C था। स्टूडेंट्स पाथ 2 का वर्क A से D का वर्क -mgh और D से B का वर्क 0, तो पाथ 2 का वर्क भी -mgh आ गया जैसे पाथ 1 का आया था। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब है पाथ 3 का वर्क जो कि कर्व पाथ है, वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? आइए इसको देखते हैं। नाउ we shall calculate work done along path 3 which is actually curved path। अब इस कर्व्ड पाथ को मैं अलहदा से बताऊंगा क्योंकि उसके अंदर भी बता सकते थे, लेकिन उसी डायग्राम में बताएंगे तो वो एक खिचड़ी सी पक जाएगी। अब उसको अवॉइड करने के लिए मैं पाथ 3 को सेपरेट बनाऊंगा और इसके ऊपर इसको वर्क इसका कैलकुलेट करेंगे। बेटा थर्ड पाथ सिर्फ दिखा रहे हैं हम, अब और कुछ नहीं दिखा रहे। A और B 2 पॉइंट्स हैं और आपको ये पता है पॉइंट B की ज़मीन की सतह से हाइट कितनी है? h, ये आप जानते हैं। बाकी हमें किसी चीज़ की अब को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये कर्व्ड पाथ है, तो अब हम इसको सबसे पहले नंबर पे इसको डिवाइड करेंगे छोटी छोटी लेंथ्स में और उन लेंथ्स के कंपोनेंट्स बनाएंगे। लेकिन ये सारी बात करने की बजाय हम इसमें एक बात इस तरह भी कर सकते हैं कि हम अपने टोटल पाथ को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, बिल्कुल इस तरह जिस तरह सीढ़ियाँ बनाई होती हैं ना, यानी स्मॉल छोटी छोटी लेंथ्स में डिवाइड करने के बाद इसके नंबर ऑफ स्टेप्स बना लेते हैं। यानी हम कहते हैं A से B तक जाने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स बना लिए जाएं। मैं यहाँ फ्यू स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इनकी तादाद कोई फिक्स नहीं है, ये जितने भी हों। तो इस बात को मैं यहाँ पे बताता चलूँ।
अपने पाथ को नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। देखें, पहला हॉरिजेंटल स्टेप, पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्टेप्स हैं। मैंने कहा इनकी तादाद n कितनी भी हो सकती है, इनकी तादाद 10 करोड़ हो सकती है, 10,000 हो सकती है, कितनी भी है। आप चेक करें कि बेटा, चले मैं यहाँ इन स्टेप्स को अगर इंडिकेट करता हूँ किसी भी स्टेप के लिए, मसलन ये पहला हॉरिजेंटल है डेल्टा x1। इसी तरह किसी भी हॉरिजेंटल की बात अगर करें तो आप नोट कर लें बेटा, तमाम हॉरिजेंटल स्टेप्स के अलॉन्ग जो वर्क है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि तमाम हॉरिजेंटल स्टेप्स के अलॉन्ग जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक बात तो यहीं पे श्योर हो गई कि हॉरिजेंटल स्टेप्स के अलॉन्ग वर्क ज़ीरो होगा। और वर्टिकल की बात हम इसके बाद अभी कर लेते हैं। तो इस बात को मैं यहीं पे लिखने लगाऊं, देयर विल बी zero work done along each horizontal step because ऐसा क्यों है कि ऑल हॉरिजेंटल स्टेप्स आर एट 90 डिग्री टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैंने एक स्टेप पे दिखा भी दिया, तो तमाम स्टेप्स के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का एंगल 90 डिग्री बनेगा। सो हॉरिजेंटल स्टेप्स पे वर्क ज़ीरो है, ये बात यहीं पे हो गई। सो वर्क डन अलोंग, तो बच्चों अब वर्क सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स पे कैलकुलेट करना बाकी रह गया। तो मैं तमाम वर्टिकल स्टेप्स का वर्क एक ही दफ़ा लिख लेता हूँ। इक्वल होगा, तमाम वर्टिकल स्टेप्स का वर्क इक्वल होगा पहले वर्टिकल स्टेप का वर्क, तो आपका फार्मूला बनेगा F डॉट डेल्टा y1। सेकेंड वर्टिकल स्टेप के लिए वर्क F डॉट डेल्टा y2। थर्ड वर्टिकल स्टेप के लिए F डॉट डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन nth वर्टिकल स्टेप के लिए वर्क। लेकिन बेटा ये बात मैंने बताई है कि हाइट इतनी लेनी है कि ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट रहे, इसीलिए मैंने फोर्स के साथ F1 F2 नहीं लिखा। ठीक है, अब हम इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स की बात करने लगे हैं। प्लीज़ मैं किसी एक वर्टिकल स्टेप पे आपको दिखा देता हूँ। मसलन मैं इस वर्टिकल स्टेप की बात करता हूँ जो कोई भी है। तो वर्टिकल स्टेप जितने भी हैं ये अपवर्ड हैं, जबकि वेट की फोर्स डाउनवर्ड है। तो बताएं हर वर्टिकल स्टेप और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ऑल वर्टिकल स्टेप्स आर एट 180 डिग्री एंगल विद वेट। तो बेटा जब डॉट को ओपन करते हैं एंटी पैरेलल के लिए तो सबके लिए कॉस 180 आएगा। मैं आपको लिख देता हूँ F डेल्टा y1 कॉस 180 डिग्री, F डेल्टा y2 कॉस 180 डिग्री प्लस F डेल्टा y3 cos 180 डिग्री अप टू सो ऑन F डेल्टा yn cos 180 डिग्री। बच्चों cos 180 कितना होता है? cos 180 -1, तो -1 सबसे आ जाएगा कॉमन और F भी सबसे आ जाएगा कॉमन। तो -F आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट वर्टिकल स्टेप की लेंथ डेल्टा y1, सेकंड वर्टिकल स्टेप की लेंथ, थर्ड की लेंथ, तमाम वर्टिकल स्टेप्स की लेंथ। बेटा आप जानते हैं -F किसके बराबर है, mg के। ये बात ज़रा देखिए, तमाम वर्टिकल स्टेप्स की लेंथ जब जमा करें, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, तो ये सारी मिल के किसके बराबर आएंगी, हाइट के। ठीक है, तो तमाम वर्टिकल स्टेप्स की जो लेंथ है वो ऐड होके आ जाएगी हाइट के बराबर, इक्वेशन नंबर 3। तो बताइए इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों का रिजल्ट क्या है, सेम। सो फ्रॉम 1, 2 and 3
It is concluded that work done by gravitational force does not depend on path. So you can say gravitational force is a conservative force. स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आए आप इसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.